सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आजकल जो कक्षा की विषय वस्तु चल रही है वह बीमारी से संबंधित विषय वस्तु चल रही है। हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ विषय वस्तु के बारे में समझने का प्रयास अवश्य करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग कुछ वही बीमारी के लिए जो प्रायः सूत्र होते हैं, बेसिक के क्या क्या नियम है, उस पर हम लोग आज की कक्षा में प्रमुख रूप से कुछ चर्चा करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है एवं हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। ज्योतिष में दो नियम होते हैं, एक सामान्य नियम एवं दूसरा अति विशिष्ट या विशिष्ट नियम। जो विशिष्ट नियम कहिए या अति विशिष्ट कहिए, बात एक ही है, विशिष्ट नियम। हम लोग आज की कक्षा में इन्हीं नियमों के बारे में समझने का प्रयास। सामान्यतः यहां पर देखा जाए, यह कुंडली जो बनी हुई है यह लग्न कुंडली है, यह नवमांश कुंडली है। आज की कक्षा में हम लोग नवमांश कुंडली का कम, लग्न कुंडली के बारे में कुछ ज्यादा ही। प्रथम दृष्टिया यह देखा जाता है कि सभी कुंडलियों में प्रायः किसी न किसी ग्रहों की युति होती ही होती है। शायद ही कोई ऐसा कुंडली आप लोगों के नजरों के सामने में देखने को मिले जिस कुंडली में किसी ग्रहों की युति नहीं होती। ग्रहों का मतलब भावेशों की युति नहीं होती। ये जो अभी मैं बात बोल रहा हूं, यहाँ पर राहु एवं केतु को नहीं समझा जाए, क्योंकि राहु एवं केतु के पास में किसी भी ग्रहों की, किसी भी भाव की कोई भी अपना स्वामित्व नहीं है। शेष जितने ग्रह बच गए, चंद्रमा से लेकर शनि तक, ये सभी ग्रह मिलकर अधिकांशतः कुंडलियों में कोई ना कोई ग्रह सामान्यतः रूप से युति देखने को मिल ही जाते हैं। मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं गुरुदेव। मिल जाते हैं। यहाँ पर सामान्यतः इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत 11वें भाव में 3 ग्रह हैं एवं 10वें भाव में 2 ग्रह हैं। तो एक तो यह समझना है कि ग्रह की युतियां होती है। दूसरा यह भी हम लोगों को देखना है एवं समझना है, बहुत से कुंडलियों में या प्रायः सभी कुंडलियों में कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है कि ग्रह एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ क्या इस कुंडली में कोई ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं? तो गुरु से 7वें कोई नहीं है, सूर्य शनि से 7वें के कोई नहीं है, मंगल बुध शुक्र से 7वें कोई ग्रह नहीं। इस कुंडली में कोई भी ग्रह एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, राहु एवं केतु को छोड़कर। तो राहु केतु तो हमेशा सदैव ही 180 डिग्री पे होते हैं, यानी कि एक दूसरे के सामने होते हैं। यह एक अपवाद है, जो सदैव एक दूसरे के सामने ही होते हैं। परंतु इस लग्न कुंडली में क्या दूसरे कोई भी ग्रह जो सातों बच गए, इनमें से कोई भी ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? नहीं गुरुदेव, नहीं देख रहा कोई भी। कोई किसी को एक दूसरे को नहीं देख रहा है। अधिकांशतः कुंडलियों में यह देखने को मिलता है कि एक दूसरे को देखते भी हैं। कम से कम दृष्टियां तो हो ही जाती है।
हालांकि यहाँ पर इस कुंडली को देखा जाए तो चंद्रमा केतु को देख रहे हैं। अभी केतु की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि केतु देव भावेशों के आधार पर किसी भी भाव के स्वामी नहीं हो सकते। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, कोई ग्रह नहीं है। गुरुदेव की यहाँ पर 7वीं पड़ रही है, कोई ग्रह नहीं है। गुरुदेव की 9वीं दृष्टि कोई नहीं है। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर, सूर्य की 7वीं दृष्टि कोई नहीं है। शनि की 3री दृष्टि पर कोई नहीं है। शनि की 10वीं दृष्टि पर केतु को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ पड़ी, कोई भी ग्रह नहीं है। मंगल की 7वीं दृष्टि पर कोई नहीं है। मंगल की 8वीं दृष्टि पर कोई नहीं है। बुध शुक्र के भी नहीं। यानी कि इस कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह को पूर्ण दृष्टि से नहीं देख रहा है। या देख रहा है कोई ग्रह? नहीं देख रहा गुरुदेव। नहीं देख रहा है। हम लोगों को आज की कक्षा में यह समझना है कि जब ग्रह युति करता है तो, या परस्पर किसी को कोई ग्रह देखता है तो, या कोई ग्रह किसी ग्रह को देख रहा होता है तो क्या होता है, हम लोग जानते क्या हैं, और अति विशिष्ट नियम क्या है, क्या वह हम लोग जानते हैं? यदि जानते हैं तो उसका उपयोग हम लोग करते हैं या नहीं करते? सर्वसाधारण रूप से प्रायः हम सभी यह जानते हैं। क्या जानते हैं? तो ग्रह की जब युति होती है तो एक दूसरे को वह प्रभावित करते हैं, या प्रदूषित करते हैं, या सहयोग करते हैं। अब यहाँ सूर्य के साथ में शनि है तो एक उजाला है तो दूसरा अंधकार है। शनि सूर्य अगर एक जगह है तो सूर्य क्या है, उजाला कह सकते हैं, तो शनि अंधकार है या नहीं है? है गुरुदेव। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या तो प्रभावित करते हैं, बल बढ़ाते हैं, गुण वृद्धि करते हैं, या दूषित करते हैं, प्रदूषित कह सकते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि ग्रह जिन राशियों में बैठते हैं, ग्रह जिस राशि में बैठता है, ग्रह जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी से भी प्रभावित होता है, भले उस पर दृष्टि पड़े या नहीं पड़े। अब यहां पर सूर्य देव चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं तो चंद्रमा से सूर्य प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि नहीं है। परंतु इस घर का मालिक, इस राशि का मालिक तो चंद्रमा है। चंद्रमा में शीतलता है तो सूर्य में कुछ ना कुछ का प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि है, शनि पापग्रह है, ठीक है, यहाँ पर शुभग्रह की राशि में बैठ गया, शुभता का माहौल आ गया। यानी कि जो ग्रह जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी से वह प्रभावित हो जाता है। इस बात को हम सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं गुरुजी। ठीक, एक बातें और, यहाँ पर यह अपनी वास्तविक गुणों को छोड़ देते हैं एवं जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी के गुण में अपना गुण मिलाकर ही प्रदर्शित करते हैं। प्रायः हम ऐसे कह सकते हैं कि उनका स्वभाव गौण हो जाता है। एवं जो ग्रह जिस राशि में बैठ जाता है उसका गुण, उसका गुण उस राशि के स्वामी पर चला जाता है। यह भी गुण है। कहने का मतलब कि जो ग्रह जिस राशि में होता है उसका स्वभाव यहाँ गौण हो गया। वह चंद्र यहाँ चंद्रमा की राशि में है तो सूर्य एवं शनि के पास में कुछ चंद्रमा के गुण आ गए, परंतु शनि एवं सूर्य का गुण
चंद्रमा में पूरा आ गया, क्योंकि चंद्रमा की राशि में शनि एवं सूर्य है। अब यहाँ पर शनि एवं सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती, इसका सीधा प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा। यह है अति विशिष्ट नियम। जिसका उपयोग हम लोग नहीं करते। अब उदाहरण के लिए इस कुंडली को छोड़ दिया जाए, यदि देवगुरु बृहस्पति सबसे अच्छे ग्रह हैं, उदार ग्रह हैं, अगर मंगल शनि या सूर्य की राशि में होंगे, अगर मंगल की राशि में आ जाए देवगुरु बृहस्पति, तो अपना क्या कर लेंगे, अपना जो इनका वास्तविक गुण है, जो सौम्य स्वभाव है, मृदुल स्वभाव है, वह कम हो जाएगा। समाप्त तो नहीं हो सकता, लेकिन कम हो जाएगा। इनके स्वभाव में अवरोधात्मक स्वभाव हो जाएगा, यानी क्रूरता हर जाएगी। मंगल भी सूर्य के ही जैसे हैं, उन्हीं के जैसा। अगर यह शनि की राशि में ही देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए, तो गुरुदेव का गुण शनि के जैसा हो जाएगा, यानी कि उसके उनके जैसा यह तो पापग्रह नहीं होंगे, विद्वता तो रहेगी ही रहेगी, परंतु शनिदेव क्या है, पापग्रह है। पापग्रह स्वार्थी होता है, तो व्यक्ति का ज्ञान थोड़ा अपने लिए ज्यादा ही इस्तेमाल करेगा, यानी कि ज्ञान का इस्तेमाल, अपने विद्वता का इस्तेमाल या बुद्धि का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कुछ ज्यादा ही करेगा, क्योंकि शनि के गुण आ गए इनमें। ऐसा प्रायः देखने को भी मिलता है। आप लोग भी अपने अपने हिसाब से, यदि कोई कुंडली है आप लोगों के पहचान का, तो समझ सकते। इससे आगे बात करते हैं, राहु हो या केतु। अब हम लोग केतु की बात नहीं करेंगे, सिंगल राहु की बात इसलिए करेंगे कि राहु के पास में आंख है, केतु के पास में आंख नहीं है। देखने वाला के राहु ही है। तो राहु, यदि हम राहु कह भी देते हैं, तो यह दोनों का सम्मिश्रण रूप ही है। दोनों एक दूसरे के सामने है, दोनों एक दूसरे से दृष्ट है, संयोग से दोनों एक दूसरे के शत्रु भी होते हैं, तो एक दूसरे के गुण से यह भरे पड़े रहते हैं। तो राहु हो, सूर्य हो, शनि हो, इन तीनों ग्रहों में, इन तीनों ग्रह, अब यहां पर देखा जाए, हमने जो अभी कहा, चर्चा किया, कौन कौन से ग्रह चर्चा किया, राहु, सूर्य, शनि, मंगल थोड़ा कम, राहु, सूर्य, शनि एवं 12वें भाव का स्वामी। यहां पर इस उदाहरण कुंडली में बुधदेव बने 12वें भाव के स्वामी। इन तीनों में या इन चारों में पृथकता का गुण पाया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि गुरुजी, यहाँ बात बीमारी की हो रही है और यहाँ पर पृथकता वाली बात की क्या आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये सभी ग्रह, इन ग्रहों में सबसे अधिक प्रभाव किस भाव पर अत्यधिक है। इन चारों में से कम 3 ग्रहों का प्रभाव कुंडली के किस भाव पर है। आप लोगों में से कोई बतला सकता है तो बतलाए। राहु, सूर्य, शनि एवं बुध, क्योंकि बुध 12वें भाव का स्वामी है। 12वां भाव दूर का होता है, हमको दूर लेकर जाता है, पृथकता देता है। प्रभाव सबसे ज्यादा उन लग्न में बैठे हैं। तो यहाँ पर शनि एवं सूर्य चौथे भाव को देख रहे हैं।
राहु पंचम भाव को देख रहा है, सातवें भाव को देख रहा है, तो सातवें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ी, सातवें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी, परंतु सूर्य की नहीं पड़ी। इसमें से कभी कभी स्थितियां ऐसी बनती है कि कम से कम इनमें से कोई भी तीन ग्रह कम से कम तीन ग्रह जिस भाव से संबंध बना लेते हैं, उस भाव को यह पूर्ण रूप से खराब करते हैं। खराब यही नहीं, केवल भाव के फलों को खराब नहीं करते, उस भाव से संबंधित अंग, उस भाव से संबंधित बीमारियां या उस सब भाव से संबंधित अंगों से भी हमें अलग करते हैं। अंग से अलग करने का मतलब कि वह अंग कार्य करना कम करता है, नहीं करता है, उस अंग में बीमारियां होती हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या इस कुंडली में उस प्रकार की कोई स्थिति बन रही है या नहीं बन रही है? गुरुदेव 2 ही ग्रह देख रहे हैं, तीसरा नहीं आ पा रहा। तीसरा नहीं देख रहा है। इससे स्पष्ट है कि बीमारी चाहे जो भी हो, व्यक्ति दवा खाता रहेगा। अब किस अंग की बीमारी है, हम लोग इस कुंडली पर काफी लंबे कक्षा करेंगे, 2-3 दिन 4 दिन तक करेंगे, हम भी कुंडली नहीं बदलेंगे। यह एक बीमार व्यक्ति की कुंडली है जो पिछले कई वर्षों से दवा ववा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बीमारी के लिए बड़ी परेशानी भी है। तो आखिर कौन सी स्थितियां बन रही है इस कुंडली में कि वैसी बातें हैं। तो यहाँ पर कोई भी दो ही ग्रह का प्रभाव बन रहा है, तीसरे किसी का प्रभाव नहीं बन रहा। जो हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा, क्या वह नियम यहाँ पर लागू हो रहा है? किसी से कोई पीड़ित हो रहा है तो राहु से कोई उतना पीड़ित नहीं हो रहा है, कि राहु से कोई ग्रह पीड़ित हो रहा है? गुरुदेव चंद्रमा भी पीड़ित हो रहे हैं। केवल चंद्रमा के साथ में युति है, इसलिए चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा की राशि भी पीड़ित हो गई शनि के होने से, चंद्रमा की राशि भी पीड़ित हो गई शनि के होने से। चंद्रमा और चौथे माने न 4 नंबर राशि के स्वामी भी पीड़ित हो गए, यानी कि चंद्रमा भी पीड़ित है, यहाँ पर 4 नंबर की राशि भी पीड़ित है, एवं चौथा भाव भी पीड़ित एवं चौथे भाव का स्वामी भी पीड़ित है या नहीं है? गुरुजी साहब। यहां पर देखा जाए, चौथे भाव का स्वामी सूर्य से पीड़ित है। यहां पर सूर्य की डिग्री कितनी है? 17, शनि की डिग्री 13। अस्त हो गए तो पीड़ित हुए या नहीं हुए? हो गई गुरुजी। और जिस राशि में अस्त का ग्रह हो, शनि हो, या और बुरा फल देने वाले हो गए, तो चौथा राशि भी पीड़ित हो गया, चौथे राशि का स्वामी भी चंद्रमा पीड़ित हो गया, राहु के साथ में है। चौथा भाव पर शनि की दृष्टि है। हालांकि भाव इनकी अपनी ही है, लेकिन सूर्य की दृष्टि तो है, तो सूर्य तो शत्रु मानते हैं शनि को, और वह भी यहाँ पर भी तत्कालिक शत्रु भी हो गए। ये तो अति शत्रुता वाली स्थिति बन गई कि नहीं बनी? बन गई। और उसमें भी सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी हो गए। तो क्या कुंडली में चौथा भाव भी पीड़ित हो गया? चौथे भाव का स्वामी शनि भी खराब स्थिति में हो गया। चौथे भाव पर विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव है, वो भी अति शत्रुता वाली स्थिति से। सूर्यदेव नवमांश कुंडली में जिस राशि में है, शुभग्रह की राशि है, परंतु वह राशि लग्न कुंडली में कहाँ है? तो वह राशि लग्न कुंडली के तीसरे भाव में।
तो सूर्य देव भी तो खराब फल देने वाले ग्रह के राशि में है, गुरुदेव अकारक ग्रह हो गए। हालांकि यह विपरीत राजयोग भी देवगुरु बृहस्पति बना रहे थे। विपरीत राजयोग का मतलब स्वस्थ योग नहीं होता, विपरीत राजयोग का मतलब बीमारी से संबंध वाली बात नहीं होती, वह आय से संबंधित बात होती है, नौकरी की बात होती है, एक स्थिर आय की बात होती है। तो यह जिस जातक का कुंडली है वह स्थिर आय है, निश्चित आय है। सूर्य देव जिसके दशम भाव में होते हैं और अच्छे स्थिति में होते हैं तो सरकारी नौकरी या स्थिर नौकरी आय देते हैं। सो स्थिर आय है वह अलग की बात है। सूर्य देव में गुण क्या है वह भी समझा जाए। सूर्य देव उष्ण ग्रह है, इनमें तेज काफी है, उष्मा ज्यादा है, यह जहां देखते हैं शोषक स्वभाव हम लोग कह सकते हैं। शोषक का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि बीमारियों में जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पर झगड़ा वाली बात थोड़े बीमारी में होती है कि झगड़ा करेंगे, मनमुटाव करेंगे, तो वह तो अलग विषय वस्तु हो गया। परंतु सूर्य देव का गुण अत्यधिक उष्मा के कारण सुखाना भी तो है ना। शोषक स्वभाव कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं गुरुदेव। नमी की कमी करना, क्या? मतलब पानी की कमी, नमी मतलब जहाँ नमी नहीं होती वो सूखा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो शोषण करने वाले की सुखा देने वाले स्वभाव इनका है। बीमारियां बहुत सी होती है, हम लोग तो उतने बीमारियों का भी नाम नहीं जानते जितनी आजकल बीमारियां चल रही, लेकिन धीरे 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 हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस भाव पर इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर चौथे भाव से संबंधित कुछ ना कुछ स्थितियां खराब देखने को मिला या नहीं मिला? मिला गुरुदेव। अब इसी उदाहरण कुंडली पर हम लोग एक दूसरे कायदे से समझें। हम लोगों को अभी भूमिका लेकर के खूब बढ़िया से समझना है। यदि दशम भाव में ही उच्च का सूर्यदेव हो जाए, उच्च के सूर्यदेव दशम भाव में अगर हो जाए तो यहाँ पर मेष राशि होगी तो सूर्यदेव उच्च के हो गए। यह राज्य सत्ता का भाव है, यानी कि सरकारी नौकरी मिल जाना, राज्य से संबंध बन जाना। अगर तब यहाँ पर अगर एक होगा तो सूर्यदेव ऊंच के हो गए। यहाँ पे अगर शनि बैठ गए तो यहाँ तब एक होगा तो यहाँ 7 होगा, तो शनिदेव यहाँ पर ऊंच के हो गए। तो क्या हो गया, जनता का सपोर्ट हो गया काफी, क्योंकि यह आम जनता का भी भाव है। लेकिन दोनों अच्छी स्थिति में होने के बाद में दोनों में तालमेल ही नहीं मिलेगा। जन सपोर्ट भी है, सब कुछ है, नौकरी होना है या राज सत्ता मिलनी है या हम नेता बन सकते हैं, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं होने को, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर नीच की दृष्टि भी डाल रहे हैं। जब दो ग्रह उच्च के होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो थोड़ी समस्याएं देते ही। बातें याद पड़ गई इसलिए हमने यहाँ पर कह दिया, यहाँ पर इस विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। इससे आगे चलते हैं कि किसी भी भाव पर विचार करते समय हम लोगों को भाव के स्वामी, भाव के कारक द्वारा भी विचार करना चाहिए कि भाव के कारक की स्थिति कैसी है, भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है। तो चौथे भाव के कारक कौन से ग्रह होते हैं? चंद्रमा। यहाँ पर चंद्रमा भी पीड़ित राहु से।
तो जब हर प्रकार से अशुभ स्थितियां अगर बनती हो, हर प्रकार से अशुभ स्थितियां बनती हो, तो फिर अशुभ फल की निश्चितता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है गुरुदेव। बढ़ती है। यदि जातक के अगर किसी की कुंडली है, पूछ दिया कि हमारे माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, तो हम लोग क्या क्या देखेंगे उसके माता के स्वभाव, मतलब स्वास्थ्य के लिए ऐसे लोग पूछ देते हैं कि नहीं पूछ देते हैं? जी। पूछ देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं? चौथा भाव देखेंगे। तो यहाँ चौथा भाव का स्वामी कमजोर है, अस्त है तो कमजोर हो गया, भाव पर शत्रुवत दृष्टि पड़ गई, चौथा भाव खराब हो गया। चतुर्थेश भी देखेंगे, चौथे भाव के स्वामी को देखेंगे। तो चौथे भाव के स्वामी को हम लोगों ने देख लिया, चौथा भाव देख लिया। चौथे भाव के कारक को भी देखेंगे कि चौथे भाव का कारक किस स्थिति में है। तो चौथे भाव का कारक चंद्रमा भी जो है, यह भी तो अच्छा नहीं है। अच्छा है या नहीं है? नहीं नहीं है गुरुदेव, गुरुजी। अच्छा नहीं है। राहु से युत है, जिसके कारण अच्छी स्थिति नहीं है, और किसी भी शुभ ग्रह से युत या दृष्ट भी नहीं है। तो माता का भी स्वास्थ्य अक्सर देखने को समयानुसार, दशाओं के अनुसार गड़बड़ ही होने की संभावनाएं बन सकती है। बन सकती है या नहीं बन सकती है? हम लोग इसी प्रकार से देखते हैं या किसी कोई दूसरा और भी कायदा है? नहीं गुरुदेव, ऐसे ही देखते हैं। ऐसे ही देखते हैं। वास्तविकता क्या है, इस जातक से हमारी मुलाकात नहीं है, हमने माँ के बारे में इनसे नहीं पूछा। हाँ, इनकी कुंडली देखी, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सभी ग्रह की पूर्ण दृष्टि जो होती है, वह पूर्ण रूप से प्रभावी मानी जाती है, वह पूर्ण फल देता है। यदि बीमारी की बात हो तो वहां पर कम से कम त्रिपाद दृष्टि को हम लोग जरूर देख लेना चाहिए कि क्या तीसरी आठवीं चौथी आठवीं दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि वह भी 75% प्रभावी होता है। त्रिपाद दृष्टि कौन कौन से दृष्टियां होती है? 4 8। 4 8 होती है। अब यहां पर देखा जाए, शनि की चौथी दृष्टि हो गई चंद्रमा पर। अगर बात बीमारी की होगी, अगर बात बीमारी की होगी, तो चंद्रमा यहाँ पर राहु से, या राहु 14 पर है, चंद्रमा 22 पर है, 7 अंशों का अंतर है। अगर राहु कुछ कम प्रभावित किया, तो शनि भी तो देख रहा है 75% अंश से कम आधे से ज्यादा तो फल दे दिया। तो कुछ वहां से उससे खराब हुआ, कुछ यहाँ से खराब हुआ, कुछ भाव पर पड़ने वाले दृष्टियों से खराब हुआ, कुछ चंद्रमा की राशि वैसे खराब हो गया अस्त ग्रह होने इसके कारण, तो कुछ चंद्रमा वैसे कमजोर हो गया। यानी कि चारों तरफ से चंद्रमा या चौथा भाव कुछ खराब हुआ या नहीं हुआ? वो क्या बोल गुरुजी, इसमें चंद्रमा नीचा और लालची भी रहेंगे ना? हाँ, चंद्रमा यहाँ पर नीचाभिलाषी भी है, यह अलग की बात है। चंद्रमा यहाँ नीचाभिलाषी भी है। नीचाभिलाषी ग्रह भी थोड़े अच्छे फल नहीं देते। गुरुजी, इसमें सूर्यदेव अपनी राशि से 12 में है, तो उसका भी प्रभाव रहेगा ना? हाँ, उसका भी प्रभाव रहेगा। लेकिन 11वें भाव के स्वामी का 10वें भाव में हो जाना आय के लिए थोड़ा अच्छा ही बात होता है।
व्यक्ति आय के लिए कर्म करता रहता है, वह अलग की बात है। आय तो यहाँ पर बहुत अच्छी है, क्योंकि 11वें भाव में 3 ग्रह हैं और 6 भाव का स्वामी 11वें भाव में है। 11वें भाव में जितने अधिक ग्रह बैठे हों उतना ही आय के लिए अच्छी बात होती है, पैसे की कमी जिंदगी में नहीं होती। 11वें भाव में यदि कोई ग्रह मित्र राशि का हो तो, या अपने उच्च राशि का हो, अपने मूल त्रिकोण राशि का है तो अच्छी बात है। यहाँ पर मंगल एवं बुध दोनों ही मित्र राशि में हैं। शुक्रदेव है तो लग्नेश होकर 11वें भाव में है, एवं सूर्य की राशि में है तो सूर्य से तत्कालिक मित्रता भी है। आय के लिए तो बहुत अच्छी कुंडली है ये, और भी कई योग आय के लिए बन रहे हैं, वह अलग है बात, छोड़िए। हम लोग कोई भी ग्रह जिस राशि का स्वामी होता है उसका प्रभाव अपने साथ तो रखता है, लेकिन जिस राशि में बैठता है वह पहला सामान्य हो गया, और दूसरा जो विशिष्ट नियम हम लोग पढ़े वह भी है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पाया कि किसी भी राशि का स्वामी उस ग्रह का प्रभाव स्वयं ले लेता है जो उसकी राशि में अधिष्ठित होता है। हमने जो अभी सरल वाक्यों में कह दिया, यह बात थोड़ी टेढ़ी है, शायद आप लोगों को समझ में आया हो, तो आप लोग हमारे इस बात को एक बार पुनरावृत्ति करें ताकि हम स्पष्ट रूप से समझ सके कि हाँ बात अब आगे हम लोगों को बढ़ना चाहिए। जो यह दोनों बातें हमने यहाँ पर लिखा कि सामान्य नियम एवं अति विशिष्ट नियम में हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, या हम सीधे बोलते रह गए, आधे घंटे हो गए बोलते हुए, आधे घंटे में आप लोगों ने क्या सीखा? कोई एक व्यक्ति बोले। जी गुरुदेव, आपने ये विशिष्ट नियम जो बताया उसमें बताया कि कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठता है तो जिस राशि में बैठा है उस राशि का प्रभाव भी ले लेता है, और जिस हम्म राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी भी उन ग्रहों हम्म से प्रभावित होता है जो उसके घर में बैठे हैं। हम्म। अब यहाँ पर शनि एवं सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, तो यह चंद्रमा के गुणों को कुछ ले लिए, एवं इन दोनों ग्रहों का चंद्रमा भी गुण ले लिया। यह ऐसी विशिष्ट नियम हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। इसका उदाहरण एक और हम लोग पेश कर लेते हैं। यदि मंगल धनु राशि में बैठ जाए, धनु राशि में यहाँ पर मंगल बैठ जाए, मंगल में सौम्यता आ गया, मंगल में सौम्यता। सौम्यता आ गया, परंतु गुरु में भी कुछ मंगल का गुण प्रभाव शामिल हो जाएगा। आप लोग देखें कि जिसके कुंडली में मंगल देव धनु राशि में होते हैं वह बात सही बोलता है, विद्वता वाली बात बोलता है, लेकिन उसके वाणी में कुछ ना कुछ रोषपन आ जाता है कुछ ही देरों में। यानी कि जो बात बोलेगा थोड़ा सा रोबदार आवाज में बोल देगा, एग्रेसिव हो जाते हैं गुरुदेव। क्योंकि गुरुदेव बुद्धिमता है, ज्ञान है। अगर बुधदेव अगर बैठ जाए मंगल की राशि में, वाणी में थोड़ी उग्रता होने की संभावनाएं प्रबल मिलती है। आप लोग देखें कि जिसके कुंडली में मंगल की राशि में बुधदेव हो, या मंगल की राशि में या बुध की राशि में मंगल देव हो जाए, तो आप लोग यह पाएंगे कि कुछ उग्रता देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर यहीं शनिदेव शुक्र की राशि में हो, और शुक्र स्वयं, अगर शनिदेव शुक्र की राशि में हो, यदि शनिदेव शुक्र की राशि में हो, अब शुक्रदेव को यहीं, शनिदेव को यहीं पे बिठा दिया जाए, यदि शनिदेव शुक्र की राशि में अगर हो जाते हैं तो फिर क्या प्रभाव बनेगा?
तो शुक्र देव में खुद अलगाववादी गुण आ जाएगा। वह किन चीजों को लेकर आ जाएगा, तो इनका जो विशिष्ट गुण है उसके लिए थोड़ा सा स्वार्थपना ज्यादा ही हो जाएगा, उसके लिए थोड़ी सी अलग बात आ जाएगी। और शनि देव जब शुक्र की राशि में बैठ जाएंगे तो शनि में भी कुछ सौम्यता आ जाएगी। निष्कर्ष हम लोगों की आज की कक्षा में यह हुआ कि जिस ग्रह के साथ में कोई ग्रह बैठता है उसका प्रभाव, जिस ग्रह से देखा जाता है उसका प्रभाव, जिस राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी ग्रह का प्रभाव, जो ग्रह उसकी राशि में बैठा हो उस ग्रह का भी प्रभाव स्वयं में लेकर कोई ग्रह कार्य करता है, यानी कि उसी प्रकार की बीमारी देता है। यानी जहां देखता है वहां इन सभी प्रभावों को संयुक्त रूप से डालता है, यानी कि उसका नैसर्गिक प्रभाव 100% शुद्ध नहीं रह जाता। आज की कक्षा में हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि क्या ग्रहों की जो नैसर्गिक प्रभाव है 100% कुंडली में प्रभावित क्या वही होती है, तो नहीं होती। या आप लोग भी इतने दिनों से कुंडली में फलादेश करते हैं, तो जो निश्चित रूप से जो मुख्य किसी भी ग्रह का जो नैसर्गिक प्रभाव है, नैसर्गिक गुण है, उस प्रकार से बीमारियां या कुछ भी देखने को मिलता है। हमने अभी यहां पर जो चर्चा किया, हमने अभी कहा कि कोई भी ग्रह स्वयं में अपना प्रभाव जो नैसर्गिक गुण है वह थोड़ा उसको भी, जिस ग्रह के साथ में बैठ जाता है तो उससे प्रदूषित होकर कुछ उसका भी प्रभाव, जिस ग्रह से देखा जाता है कुछ उसका भी प्रभाव, जिस राशि में बैठा हुआ होता है कुछ उसका भी प्रभाव, जिस राशि में है उसके स्वामी के ग्रह का कुछ प्रभाव, सभी गुणों को समेट कर अपने ग्रह एक वह अपना गुण प्रदर्शित करता है। यानी कि ग्रह कोई भी नैसर्गिक प्रभाव किसी भी ग्रह का 100% शुद्ध रह जाता है या नहीं रहता। नहीं ऐसा करते 100%। तो क्या इन चीज अब दूसरे किसी भी विषय वस्तु के लिए तो हम लोग फलादेश कुछ भी कर लें थोड़ा चल जाता है कि हमारी विद्या होना है, विवाह होना है तो ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं बने। लेकिन जहां बीमारी वाली बात है तो वहां पे तो सूक्ष्मता के रूप से हम लोगों को सीखना होगा, सावधानी से फलादेश करना होगा, या वैसे जैसे करते हैं वैसे हो जाएगा, सब चल जाएगा। यहाँ नहीं चलेगा गुरुदेव। बीमारी में चल जाएगा। नहीं नहीं चल पाएगा गुरुदेव। जो आपने ये विशिष्ट नियम बताया उसको देख के तो नहीं चलेगा। नहीं तो जो विषय तो क्या हम लोगों ने इतने दिनों से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या ग्रहों के दृष्टियों से कोई ग्रह प्रभावित होता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। तो जिस राशि में होता है ग्रह उसके भी गुण को ले लेता है, तो सभी को ले करके नैसर्गिक गुणों पर ही केवल हम लोगों को फलादेश नहीं करना चाहिए। यदि हम लोग करते हैं तो वह सबसे बड़ी बेवकूफी हम लोगों की होगी। सबसे बड़ी बात, हालांकि हम लोगों ने तो काफी कुछ चर्चा कर लिया था, लग्नेश यदि नीच का हो तो यह हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। लेकिन यदि कोई ग्रह लग्नेश न हो, यदि कोई ग्रह लग्नेश न हो और नीच का हो तो क्या फल देता है, जरा सा उसकी आज चर्चा कर लेते हैं। यदि ग्रह नीच का हो तो कौन सी बीमारी देने का काम करता है? फलित ज्योतिष में
फलित ज्योतिष का मतलब यह हुआ, अभी का जो विषय वस्तु है, यदि ग्रह नीच का हो तो कौन सी बीमारी होने की संभावनाएं बनती है। हमारे द्वारा प्रतिदिन कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है। फलित ज्योतिष का मतलब कि कुंडली का फलादेश अन्य किसी भी प्रकार से। आज की कक्षा में हम लोग इस चीज को दो भाग में बांट देते हैं। फलित ज्योतिष यानी कि अलग हर प्रकार का फलादेश, और यहाँ रोग से संबंधित फलादेश को अलग हम लोग कर दें। तो रोग के दृष्टिकोण से नीच के ग्रह अपने तत्व से संबंधित ही रोग कष्ट प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पे यदि सूर्य या मंगल ग्रह अगर नीच के हो जाएं, यानी कि सूर्य देव यहाँ अगर तुला राशि के हो गए या मंगल देव यहाँ पे 4 नंबर की राशि में यहाँ पे नीच के हो गए, तो दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान हैं। यह क्या करते हैं, जलाने या सुखाने का काम करते हैं। जी, यह क्या करते हैं, जलाने या सुखाने का काम। जलाने या सुखाने का काम करते हैं। हम लोग तत्वों के आधार पर समझे, पुस्तक में क्या लिखा हुआ है सब इसी के आधार से लिखा गया हो सकता है। अगर सभी चीजों का सारांश आप मंथन करेंगे तो यही एक दो शब्द बनकर निकलता है जो तत्वों से संबंधित है। अगर शनि देव की तीसरी दृष्टि, भले सूर्य देव की ही बात करते हैं, या मंगल की चौथी दृष्टि, अगर मंगल देव यहाँ मेष राशि के हो गए, मजबूत हो गए, काफी मजबूत हो गए, मूल त्रिकोण राशि इनकी हो गई, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ गई नीच राशि की, क्या करेंगे, जलाएंगे या सुखाएंगे। तो अगर नीच के हो जाएंगे तो क्या करेंगे, सूखा रोग देंगे, अग्निकांड होगा, जलाने वाली बात होगी, या दुष्प्रभाव भी उस अंगों से समय, अंगों का चयन तो हम लोग काफी दिनों से चर्चा कर रहे थे। तो भाव से संबंधित अंग चाहे जो भी भाव हो, अगर यहीं पे मंगल देव बैठ गए, यहाँ देख लिए नीच दृष्टि, अब यहाँ भी यह खराब कर रहे हैं, जला रहे हैं, इनका अग्नि राशि में भी बैठ गए, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, नीच दृष्टि पड़ी, यहाँ यह खराब हुआ। शनि देव अपने नीच राशि, शनि देव यहाँ पर अस्त है, भाव खराब हो रहा है। चार भाव का स्वामी स्वतः कमजोर है, अस्त ग्रहों से केंद्रीय संबंध बन रहा है चंद्रमा का, यानी कि भाव के स्वामी का। तो दसम भाव से संबंधित या मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर भी पड़ गई, बात बीमारी की अगर हो रही है तो यहाँ चंद्रमा भी कमजोर है, तो यह चौथा भाव का कारक हो गया, चौथी राशि के स्वामी हो गए, चौथा भाव भी पीड़ित है। मंगल यहाँ से इसे देख लिया, या 4 नंबर की राशि यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर देख लिया, तो किस प्रकार की बीमारी होने की संभावनाएं बनी, सूखा रोग, सुखाने वाले। अग्नि रोग, अग्नि वाले भी रोग भी तो हो सकते हैं। जो प्रदाह से संबंधित हो, घाव भी अग्नि के कारण होते हैं। अगर केतु का संबंध बन जाए तो फिर कटपिट वाली हो सकती है कुछ भी। भाव में बैठे होंगे उस भाव से, या जिस भाव को देख लेंगे उस भाव में, अगर शुक्र या चंद्रमा अगर नीच के हो गए तो क्या होंगे, नीच के होंगे या नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो ये दोनों जल तत्व के हैं, तो ये जल से संबंधित बीमारी देंगे।
जैसे अगर नीच का चंद्रमा, अगर यहीं पे चंद्रमा 2 नंबर की राशि हो, चंद्रमा यहाँ पर बैठ गए, 8 नंबर की राशि यहाँ पर जाए, देख लेंगे तो जलोदर बीमारी, पेट में जलोदर कर देंगे। 8वें भाव या यहीं पे 8 नंबर की राशि हो, चंद्रमा बैठ जाए तो जलोदर दे देंगे। यहीं पे 8 नंबर की राशि हो, 8वें भाव में 8 नंबर की राशि हो, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, या यहाँ पर 2 नंबर की राशि हो, चंद्रमा यहाँ पर बैठकर यहाँ नीच राशि को देख ले, और यहाँ और भी भाव खराब हो रहा हो, माने किसी भी कारण से इस भाव से संबंधित अंगों में रोग होने वाली है, और चंद्रमा की नीच दृष्टि पड़ जाए, तो कौन सी बीमारी दे सकते हैं? जल से संबंधित बताए। एक आध बीमारी का नाम बोलिए ना। जैसे हाइड्रोसील वगैरह बीमारी होती है ना, नाम नहीं सुना गुरुदेव। हाइड्रोसिल वगैरह। या चौथे भाव में यहीं पे 8 नंबर की राशि हो जाए, चंद्रमा यहाँ पर हो, देख ले, या नीच दृष्टि पड़े, या यहीं पे 8 नंबर की राशि हो, यहाँ पर बैठ जाए, या 12 नंबर की राशि हो, शुक्रदेव बैठे, तो शुक्रदेव भी जल तत्व के हैं, तो फेफड़ों में पानी भर जाना, हाँ, या निमोनिया हो सकता है। उल्टी आदि भी कर सकते हैं गुरुजी। जैसे हाँ निमोनिया जी, हो जाता है उस तरह हाँ से ना। जी, टीबी या निमोनिया। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शुक्रदेव छठे, सातवें, 8वें भाव में भी अगर वैसी बात होती है, तो ये नहीं कि केवल हार्निया वाली ही बीमारी हो सकती है, और भी बीमारियां हो सकती है जो पानी से संबंध रखता हो, पेशाब से संबंधित कोई भी बीमारियां हो सकता है। इसी प्रकार शनि एवं गुरुदेव, शनि वायु तत्व के हैं, देव गुरु बृहस्पति आकाश तत्व के हैं, तो आकाश और वायु में अंतर ही क्या है? कुछ अंतर है? हालांकि अंतर तो बहुत है, लेकिन आकाश में भी कुछ नहीं दिखता, वायु में भी कुछ नहीं दिखता, दिखता है? नहीं गुरुदेव, नहीं दिखता बिल्कुल। तो दोनों का एक ही समान समझ लें। अगर यही शनि या गुरुदेव जो वायु तत्व के हैं, तो या सूजन दर्द से संबंधित अगर नीच के होंगे, तो अगर जहां पे नीच के होंगे तो वह कहाँ वह बीमारी देंगे? तो जहां पे उनकी नीच की राशि होगी, और उस राशि से अगर उनका संबंध बनेगा तब ना। अगर शनिदेव की नीच की राशि यहाँ पर है, और शनिदेव अब यहाँ देखेंगे, और देख भी रहे हैं, शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, जी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, पढ़ रही है नीच गुरुजी। की। बिल्कुल। पड़ रही है। अच्छा, अब क्या 7वां राशि खराब है? मंगल। या तो काल न न 7वीं मंगल को देख ले, मंगल क्या खराब है? तो यहाँ पर प्रथम दृष्टिया मंगल मजबूत है, नवमांश कुंडली में भी तुला राशि में है, यानी कि शुक्र के साथ में है। मंगल शुक्र को सम मानता है, लेकिन यहाँ पर तत्कालिक, मंगल शुक्र को सम मानता है, लेकिन यहाँ तत्कालिक शत्रुता वाली बात है, तो शत्रु और सम क्या हो जाता है? शत्रु। सम हो जाता है। सम, सम और शत्रु शत्रु हो जाता है। तो मंगल यहाँ शत्रु राशि में, यहाँ भाव हम नहीं देखेंगे, लेकिन यह जिस राशि में मंगल है वह लग्न में है, ठीक है, उतना मंगल खराब नहीं हुआ। ओके। लेकिन मंगल जिन ग्रहों के साथ में है वह कहाँ है? तो यहाँ पर बुध शुक्र में तत्कालिक शत्रुता है, तत्कालिक, और यह नैसर्गिक मित्र हैं, तो मित्र और शत्रु सम हो गए, तो बुध सम की राशि, सम हो गया इस कुंडली के लिए, शुक्र के लिए। तो हालांकि लग्नेश के सम हो गए, और स्वयं लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं शुक्र, और लग्नेश के ही राशि में मंगल है, लग्नेश सदैव शुभ ग्रह होता है अपने लिए, इसलिए कुछ स्थितियां ठीक भी है, और किसी बुरे ग्रहों की का प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
क्या बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर? राहु का प्रभाव है, राहु का ही तो प्रभाव है केवल, एवं शनि की नीच दृष्टि है। तो यदि शनि की नीच दृष्टि होती है तो यह क्या देते हैं? सूजन वगैरह देते हैं, दर्द इत्यादि देते हैं। गुरुदेव नीच के हो अगर होंगे, दृष्टि अगर पड़ेगी तब, तो गुरुदेव की नीच की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? अब देखा जाए यहाँ पर चौथे भाव पर पड़ रही है। जी तो चौथे भाव पर अभी तो हम लोगों ने देखा कि चौथे भाव पर इसी कुंडली में हम लोगों ने अभी चर्चा किया था ना कि चौथा भाव भी पीड़ित हो गया। फिर इस पर दोबारा चर्चा कर ले, सूर्य से पीड़ित हुआ या शनि से पीड़ित हुआ। चौथे भाव में जो काल पुरुष के कुंडली के अनुसार चौथी राशि बनती है, राशि भी पीड़ित हो गया, क्योंकि इसमें अस्त का ग्रह बैठा। भाव का स्वामी भी चंद्रमा जो है या राहु से पीड़ित हो गया, एवं शनि की जो है त्रिपाद दृष्टि मतलब केंद्रीय संबंध जो बना, तो उससे कुछ प्रभावित हुआ। भाव पर गुरुदेव की नीच की दृष्टि पड़ी, और वह भी कहाँ पे बैठे हुए ग्रह की पड़ी? तो तीसरे भाव के स्वामी एवं 12वें भाव, 6ठे भाव के स्वामी जो कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं, अकारक ग्रह अकारक भाव में बैठकर, यानी कि बीमारी देने वाले भाव, बुरे फल देने वाले भाव के स्वामी 8वें भाव में बैठकर नीच की दृष्टि से देख। क्या नीच भंग हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का? तो चंद्रमा से केंद्र में नहीं है, सूर्य से केंद्र में नहीं है, भाव के स्वामी के द्वारा नहीं देखा जा रहा है, गुरुदेव नवमांश में उच्च के नहीं है, गुरुदेव वर्गोत्तम नहीं है। मुख्यतः जो नीच भंग के सूत्र है वह भी तो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। तो यदि गुरुदेव की कहीं नीच की दृष्टि पड़ती है तो सूजन वगैरह देते हैं, दर्द भी देते हैं, या अंग में वृद्धि करते हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं वैसी करते रहते हैं। तो गुरुदेव अब ये बुध शुभ देव, ग्रह है तो शुभता खत्म हो मतलब जो दृष्टि में जो शुभता थी वो भी खत्म होगी ना इनकी? अब वहां पर, अब यहाँ पर दृष्टि जब पड़ रही है, हालांकि ये पैसे के लिए तो बहुत अच्छा योग है, विपरीत राजयोग बन रहा है यहाँ पर। जी बढ़ी विपरीत राजयोग तो है, 6ठे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा हुआ है, एवं किसी भी शुभ भाव के स्वामी से दृष्टि ही नहीं है, यानी कि पंचम भाव से दृष्टि नहीं है। पंचम भाव के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी, लग्नेश से दसम भाव के स्वामी या नवम भाव के स्वामी से दृष्टि नहीं है। यहाँ पर तो यह जो विपरीत राजयोग है यह किसी भी प्रकार से भंग नहीं हो रहा है, आमदनी के लिए तो सब ठीक ठाक। तो अब इतनी देर चर्चा के बावजूद, अब हम लोगों का 50 मिनट हम लोगों ने चर्चा किया, आप लोगों में से यह बतलाएं कि क्या इस कुंडली में कौन सी बीमारी होने की संभावनाएं बनती है? तो छाती से संबंधित, फेफड़े से, छाती और फेफड़े। गुरुजी हार्ट और की क्या, बीमारी तो नहीं? नहीं नहीं, क्या, हार्ट की। और यह, हाँ नहीं नहीं, क्या 7वें भाव से संबंधित कोई बीमारी होने की, या हल्का फल्का उसमें एक बीमारी होता है तो कई अंगों से भी तो हो सकता है, तो क्या होने की संभावनाएं बनती है, नहीं बनती है? हाँ गुरुजी बनती है, 7वां भाव से भी बनती है।